सूट वापस सूटकेस में रखने से पहले उसने अलग गिरी पैंट उठाई ताकि उसे ठीक से तह कर दे। वो सबसे नीचे रखी जानी थी, लेकिन उस पैंट को उठाते ही कमलकांत का माथा ठनका। उस पैंट का साइज चीख चीख कर कह रहा था कि वो अमरजीत की हरगिज नहीं हो सकती थी। कमलकांत ने उसकी मैचिंग शर्ट को खोलकर देखा। शर्ट का भी साइज पैंट के ही मुताबिक था और वो भी अमरजीत की नहीं हो सकती थी। कमलकांत ने उन पर लगे लेबल देखे। वो सूट चौपाटी की मशहूर टेलरिंग शॉप बर्मन एंड बर्मन से सिला हुआ था। कमलकांत ने बाकी सूट भी जल्दी जल्दी देख डाले। वे सातों एक ही साइज के और उसी दुकान के सिले हुए थे। उनका कपड़ा बहुत ही बढ़िया और कीमती था और उनमें से एक भी सूट एक बार भी नहीं पहना गया था। में से एक भी सूट एक बार भी नहीं पहना गया था। उन सूटों को देखकर ऐसा लगता था मानो उनका मालिक हफ्ते के सातों दिन अलग अलग रंग के सूट पहनने का आदी था। इनके अलावा सिर्फ एक ही संभावना और हो सकती थी। उन कपड़ों के मालिक ने यहाँ आना था और अमरजीत उसका इंतजार कर रहा था। अमरजीत से पहले दिन जोसेफ की बातों में हुई मुलाकात के बाद उसे यूं लगा था कि उसके शिवोली आगमन का भास्कर राव और नलिनी पिंटो से कोई करीबी रिश्ता था। अब उसे अपना यह अनुमान सही प्रतीत हो रहा था। सफारी सूटों के बढ़िया कपड़े और उनकी बेहतरीन सिलाई के आधार पर उन्हें भास्कर राव की मिल्कियत समझा जा सकता था। अनुमान था उनका साइज भास्कर राव के साइज के अनुरूप था। इस बात का तो पता आसानी से लगाया जा सकता था। नलिनी को अपने पति के कपड़ों और जूतों के साइज की जानकारी जरूर होती थी। हालांकि नलिनी ने उसकी बेइज्जती की थी, उसे खुद से दूर ही रहने के लिए भी बोला था। लेकिन अमरजीत की वैन की तलाशी लेने के बाद और उसकी भास्कर राव के साथ मिली भगत होने की संभावना से अब कमलकांत ऐसा महसूस कर रहा था कि नलिनी भी खतरे में थी, क्योंकि वो भास्कर राव को छोड़कर भाग आई थी और भास्कर राव उसे वापस ले जाना चाहता था। तभी दरवाजे पर दस्तक दी गई। कमलकांत चौंकता सा उठा। आमतौर से उसके घर कोई नहीं आता था। आगंतुक कौन हो सकता था? इसके जवाब में उसे सिर्फ एक ही नाम सूझा, इंस्पेक्टर डिसूजा। वो आशंकित सा प्रवेश द्वार पर पहुंचा। कौन है? घबराओ मत, दरवाज़ा खोलो। दूसरी ओर से अपरिचित स्वर सुनाई दिया। असमंजस में पड़े कमलकांत ने दरवाज़ा खोल दिया। आगंतुक औसत कद, अच्छे स्वास्थ्य और गठीले जिस्म वाला कोई 36 वर्षीय युवक था। उसकी आंखें खोजपूर्ण थी। चुस्त और चालाक सा नजर आने वाला वह युवक कमलकांत के लिए सर्व था, अपरिचित था। फरमाइए। आगंतुक मुस्कुराया। वेल, मेरा नाम विमल वर्मा है। मैं अंदर आने की इजाज़त चाहता हूँ। कमलकांत पल भर के लिए हिचकिचाया, फिर दरवाजे से एक तरफ हट गया। विमल वर्मा अंदर आ गया। कमलकांत दरवाज़ा बंद करके उसकी ओर पलटा। बहुत ही बढ़िया जगह रहते हो। विमल वर्मा चारों ओर देखता हुआ बोला, फिर बंद दरवाजे की ओर संकेत करके पूछा, बेडरूम है? कमलकांत ने सहमति सूचक सर हिला दिया। विमल वर्मा एक सोफा चेयर पर बैठ गया और कमलकांत को गौर से देखने लगा। मैंने सुना है तुम बहुत सख्त आदमी हो, इतने सख्त कि खाली हाथों से ही मार मार कर किसी की जान ले लेते हो। कमलकांत नोट कर रहा था कि आगंतुक विमल वर्मा बड़ा ही चालाक किस्म का आदमी था, लेकिन वो निश्चय कर चुका था कि इस आदमी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। उसका सर फुटपाथ के सिरे से टकरा गया था। वो विमल वर्मा का वास्तविक आशय समझता हुआ बोला, तुमने सुदेश नारायण की जान ली थी। अपनी जान बचाने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ा। इस बात से भी इस असलियत पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हत्यारे हो। वर्मा ने सिगरेट जलाते हुए कहा। मुझे जानते हो? नहीं। जानना चाहते हो? अगर तुम बताना चाहो तो शौक से बता सकते हो। मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ ताकि तुम अपनी वास्तविक स्थिति को आसानी से समझ सको। मैं सीबीआई की बम्बई ब्रांच से आया हूँ, विमल वर्मा ने कहा और अपना परिचय पत्र निकाल कर उसकी ओर बढ़ा दिया। लो, देख लो, तसल्ली कर लो। कमलकांत ने आइडेंटिटी कार्ड में लगी विमल वर्मा की फ़ोटो, विभागीय मोहर वगैरह देखने के बाद उसे वापस लौटा दिया। लेकिन तुम मेरे पास क्या करने आए हो? वर्मा ने बड़े इत्मीनान से सिगरेट का कश लेकर धुआं छोड़ा। पीटर मछुआरे के बारे में बात करने के लिए। इस अप्रत्याशित जवाब से कमलकांत बुरी तरह चौंका। उसे यकीन नहीं आ सका कि सामने बैठा आदमी सच बोल रहा था। पीटर जैसे मामूली मछुआरे में तुम्हारे डिपार्टमेंट की क्या दिलचस्पी है? ये मुझे नहीं मालूम। मेरा काम अपने उच्च अधिकारियों का आदेश पालन करना है और वही करने मैं यहाँ आया हूँ।
कमलकांत समझ गया कि अब इस बारे में कुछ भी पूछना बेकार है। वर्मा ने कुछ भी नहीं बताना था। क्या बातें करना चाहते हो पीटर के बारे में? तुमने पीटर की हत्या की थी? नहीं। और बास्को की? उसकी भी नहीं। वर्मा की निगाहें उसके चेहरे पर जमी थी। तुम्हारी इस बात पर सिर्फ इंस्पेक्टर डिसूजा ही यकीन कर सकता है, क्योंकि उस पर उस लड़की नलिनी पिंटो से बदला लेने की धुन सवार है। लेकिन तुम भी पुलिस में रह चुके हो। तुम ही बताओ, क्या वो लड़की खाली हाथों से मार मार कर बास्को की जान ले सकती थी? बिल्कुल नहीं। मेरा भी यही विचार है। बास्को की हत्या उसने नहीं, तुमने की थी। कमलकांत की धड़कनें बढ़ गईं। मैंने? हाँ, लेकिन मुझे बास्को की हत्या के मामले में सिर्फ इसलिए दिलचस्पी है क्योंकि पीटर की हत्या से उसका गहरा ताल्लुक है। मुझे तो इन दोनों हत्याओं में कोई भी आपसी रिश्ता नजर नहीं आता। मैं बताता हूँ क्या रिश्ता था। कल जोसेफ की बार में तुम्हारा घूसा लगने के बाद बास्को तुमसे उलझने की हालत में नहीं रह गया था, ठीक है? हाँ। फिर कल रात ही बास्को की लाश तुम्हारे वर्कशॉप के पीछे से बरामद की गई। तुमने कबूल किया है कल रात तुम अपनी वर्कशॉप में गए थे और उस वक्त तुम नशे में धुत थे। नशे की हालत में तुम्हारे हाथ क्या करामात दिखाते हैं, इसको सारी बम्बई पुलिस जानती है। बास्को की लाश के भुरता बने चेहरे पर उसी करामात के स्पष्ट चिन्ह पाए गए थे। इन तमाम बातों से क्या नतीजा निकाला जा सकता है? तुम बेवकूफ़ हो, कमलकांत ताव खाता हुआ बोला। देखो दोस्त, अपने लिए इस किस्म के अल्फाज सुनकर मुझे गुस्सा आ जाता है। अगर तुम समझदार आदमी हो तो मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम जवाबी बार करने की हालत में नहीं हो, इसलिए तुम्हें मार खाते रहना पड़ेगा। और यही बात मुझे पसंद नहीं है। अरे हाँ, याद आया, तुम्हारे हाथों की हालत कब हुई थी? जब मैंने पेड़ पर घूंसे मारे थे। हाँ, पेड़ पर तुमने इसलिए घूंसे मारे थे क्योंकि तुम उन खरोचों और चोटों के निशान को कवर करना चाहते थे जो तुम्हारे हाथों पर बास्को और पीटर की हत्या के दौरान लग चुकी थी। डिसूजा की तमाम बातों में से उसका सिर्फ यही सुझाव मुझे पसंद आया है। तुम मानते हो उसका ये सुझाव सही है? कमलकांत उसके सामने पड़ी दूसरी सोफा चेयर पर बैठ गया। मैंने ना बास्को की हत्या की थी और ना ही पीटर की। फिलहाल सिर्फ पीटर की बात करो। मैंने उसकी हत्या नहीं की। पीटर की तुम्हारे साथ मुलाकात तय थी? ये झूठ है। उसकी बीवी का कहना है कि वो तुम्हारे पास आने के लिए घर से चला था। ऐसा हुआ हो सकता है, लेकिन ना तो पीटर की मेरे साथ मुलाकात तय थी और ना ही मुझे पता था कि वो मुझसे मिलने आ रहा था, और वो अगर आया भी था तो मुझे नहीं मिला। वर्मा सिगरेट के अवशेष को ऐश ट्रे में झोंक कर कुर्सी से उठा और कमलकांत के सामने जा खड़ा हुआ। अगर पीटर तुम्हें मिला नहीं होता तो उसे मरना नहीं पड़ता। कमलकांत ने असमंजसता पूर्वक उसे देखा। क्या मतलब? बदकिस्मती से पीटर तुम्हारे वर्कशॉप के पीछे बने घाट पर उस वक्त पहुंचा जब तुम बास्को की हत्या कर चुके थे। क्योंकि वो तुम्हें एक बास्को की लाश सहित देख चुका था, तुम्हारे लिए उसका मुंह बंद करना जरूरी हो गया था और तुमने उसे मार डाला। तुम्हारी इस ऊट पटांग थ्योरी से जाहिर है तुम अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ हो। तुम भूल गए, मुझे गुस्सा आ जाता है, विमल वर्मा सामान्य स्वर में बोला और कमलकांत के चेहरे पर एक हाथ जमा दिया। फिर ज्यों ही क्रोधित कमलकांत कुर्सी से उठने लगा, उसने चेतावनी दी। खबरदार, अपने हाथों की हालत याद रखो। अब पुनः सामान्य स्वर में इस ढंग से बोला मानो कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ, तो मैं पीटर के बारे में बता रहा था। तुम जानते हो, तुम्हारी वर्कशॉप से कोई आधा मील दूर पीटर उस जगह अपनी किश्ती में पड़ा हुआ पाया गया था जहाँ से दलदली इलाका शुरू होता है। समुद्र की लहरों द्वारा धकेली गई इसकी किश्ती वहां पहुंचकर पेड़ों झागड़ियों वगैरह से उलझ गई थी। उसकी किश्ती कहीं और भी वहां पहुंचकर रुक सकती थी, या किसी दूसरी किश्ती में सवार आदमी द्वारा उस स्थान पर ही उसकी हत्या की गई हो सकती थी जहां उसकी किश्ती पाई गई थी। इसलिए इस तरह यह साबित नहीं होता कि पीटर की हत्या मेरी वर्कशॉप के घाट पर ही की गई थी। वर्मा ने बड़े ही भोलेपन से उसकी ओर देखा। इसका मतलब है तुम्हें डिसूजा ने नहीं बताया? क्या नहीं बताया? आज सुबह वो तुम्हारी वर्कशॉप के पास विस्की की उस बोतल को ढूंढने गया था जो तुमने पिछली रात फेंकी थी। बोतल उसे वहां पड़ी मिल गई, लेकिन घाट के पास उसे किश्ती का एक चप्पू भी पड़ा मिला था, क्योंकि तब तक उसे पीटर की हत्या की जानकारी नहीं थी
इसलिए उसने चप्पू को ज़्यादा महत्व नहीं दिया था। लेकिन पीटर की हत्या का पता चलने के बाद चप्पू का महत्व उसकी समझ में आ गया। अब वो वापस जाकर उसे उठा लाया। चप्पू के मिलने को ज़रा भी अहमियत नहीं दी जा सकती। मेरी वर्कशॉप मछुआरों के इलाके के नज़दीक है। चप्पू किश्तियाँ वगैरह अक्सर मछुआरे वहाँ छोड़ जाते थे और फिर वापस ले जाते हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन इस चप्पू की खास अहमियत है क्योंकि इस पर पीटर का नाम खुदा हुआ है। और पीटर की लाश जिस किश्ती से बरामद हुई थी उसमें सिर्फ एक ही चप्पू था। अब तुम्हें अपनी वास्तविक स्थिति का पता चला? कमलकांत के माथे पर पसीना फूट निकला। उसे लगा कि एकाएक कोई चीज़ उसके गले में आ फंसी थी। वो धीरे से उठा और खुली खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। अपनी वास्तविक स्थिति अब उसे सचमुच साफ नजर आने लगी थी। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के दम पर उसके खिलाफ दो दो हत्याओं के अपराध का इतना तगड़ा केस बन चुका था कि मारदोर में वाइन शॉप के मालिक की गवाही पर आधारित उसके एलिबी, जिसे वो बेहद ठोस समझ रहा था, खास अहमियत नहीं रखती थी। विमल वर्मा उसके पास पहुंचा। डिसूजा नलिनी पिंटो पर बास्को की हत्या का इल्ज़ाम तो लगा सकता है, लेकिन पीटर की हत्या के मामले में उसे चाह कर भी नहीं फंसा सकता, वो बोला, क्योंकि डिसूजा जानता है वो लड़की उन दोनों को ठिकाने नहीं लगा सकती। इस सूरत में तुम सोच सकते हो डिसूजा सीधा तुम पर चढ़ दौड़ेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। वो इस लड़की को बास्को की हत्या के मामले में फंसाने का दृढ़ निश्चय कर चुका है और अच्छी तरह जानता है अगर तुम्हें इस मामले में फंसाया गया तो नलिनी पिंटो के खिलाफ उसके केस की धज्जियां उड़ जाएंगी। इसलिए अब वो किसी ऐसे अज्ञात व्यक्ति को ढूंढ रहा है जिसे पीटर की हत्या करके फरार हो गया साबित कर सके। विमल वर्मा ने कमलकांत के कंधे पर ठोका लगाया। मैं तुम्ही से कह रहा हूँ, अकल से काम लेने की कोशिश करो। अचानक उसका लहजा राजदराना हो गया। मैं मानता हूँ इन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के अलावा तुम्हारे खिलाफ कोई ठोस सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ऐसा सबूत हासिल कर सकता हूँ और ज़रूर कर लूँगा। मगर तुम खुद पर लगे हत्या के इल्ज़ाम से इस दफ़ा भी पहले की तरह सेल्फ डिफेंस की थ्योरी के दम पर बच सकते हो। उस रोज़ बास्को से तुम्हारा झगड़ा हुआ था, इसलिए बाद में वो बदला लेने के लिए तुम्हारे सर पर आ चढ़ा और तुम्हें उसकी जान लेनी पड़ी। कमलकांत ने पलट कर उसकी ओर देखा। अब वो विमल वर्मा के प्रति संदिग्ध हो चुका था। इस तरह बास्को की हत्या के इल्ज़ाम से तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन पीटर की हत्या के इल्ज़ाम का क्या होगा? पीटर भी बास्को के साथ था। बास्को से अपनी मदद के लिए साथ लेकर आया था, लेकिन तुम उन दोनों से ज़्यादा तगड़े निकले और उन्हें मार डाला। ये विचारपूर्ण ढंग से मुस्कराया। फिक्र मत करो, मैं ऐसा इंतजाम कर दूंगा कि तुम इन दोनों हत्याओं के इल्ज़ाम से साफ बच जाओगे। कमलकांत मुस्कुराया। तुम सचमुच बहुत होशियार आदमी हो, बहुत ही ज़्यादा होशियार। फिर अपनी जेबें थपथपाई और विवशतापूर्वक अपने हाथों की ओर देखा। जेब से सिगरेट भी नहीं निकाल सकता मैं तो। विमल वर्मा ने जेब से पैकेट निकालकर उसे सिगरेट ऑफर की। कमलकांत ने सिगरेट होठों से दबा ली। अब सुलगवा भी दो। ज़रूर। वर्मा ने लाइटर जलाकर उसकी सिगरेट की ओर बढ़ाया। कमलकांत ने उसका एक हाथ घिरा होने और उसकी असावधानी का भरपूर फायदा उठाते हुए अपना दायां घुटना पूरी ताकत से उसके पेट में दे मारा। वर्मा के हाथ से लाइटर छूट गया। दोनों हाथों से पेट को दबाए वो नीचे झुकता चला गया। यू फ्रॉड! कमलकांत गुर्राया और पीड़ा से धोरा हो गया वर्मा के चेहरे पर घुटना जमा दिया। वर्मा उलट कर पीछे जा गिरा। उसके होठों से खून बह रहा था। उसकी सांसें तेजी से आ जा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कड़वी मुस्कुराहट थी। कमलकांत झपटा और उसे ठोकर जमा देनी चाहिए, लेकिन वर्मा ने एक तरफ लुढ़क कर खुद को बचाया और आश्चर्यजनक फुर्ती का प्रदर्शन करता हुआ खड़ा हो गया। फिर उसने कमलकांत को संभलने का मौका नहीं दिया और उसके चेहरे पर ताबड़तोड़ वजनी घूंसे बसाने लगा। कमलकांत ने खुद को बचाने का असफल प्रयास किया, लेकिन उसके हाथों की हालत ने मार खाते रहने पर विवश कर दिया। वो पिटता पिटता फर्श पर फैल गया। वर्मा ने उसे गिरेबान पकड़कर उठाया और एक सोफा चेयर में धकेल दिया। कमलकांत बुरी तरह हाफ रहा था और उसके चेहरे की हालत खस्ता हो गई महसूस हो रही थी। वर्मा ने बाथरूम से एक गिलास पानी लाकर उसके हाथ में थमा दिया। पानी पियो, तुम्हारे साथ हाथापाई करने में ज़रा भी मज़ा नहीं आया। मेरे हाथ ठीक होने दो।
फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा हाथापाई कैसे की जाती है। मैं उस दिन का इंतज़ार करूंगा और अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं फ्रॉड हूँ। मैं वही हूँ जो मैंने तुम्हें बताया था। कमलकांत कुछ नहीं बोला। तुम्हारे चेहरे का खास कुछ नहीं बिगड़ा है, विमल वर्मा ने कहना जारी रखा। फिर भी हाथों के साथ साथ अब इसकी दुरुस्तगी ज़रूरी हो गई है। वो दरवाजे की ओर बढ़ा, फिर पलटकर बोला, किसी की वैन की चोरी से तलाश लेना कानूनन जुर्म है, इसलिए आइंदा ध्यान रखना। कमलकांत चौंका। तुमने मुझे देखा था? तुम्हारी हर एक हरकत पर मेरी निगाह है और रहेगी, वर्मा ने कहा और दरवाज़ा खोलकर सीढ़ियाँ उतरता चला गया। पेड़ों के साये में खड़ी नलिनी पिंटो चांदनी में नहाए बीच की ओर ताक रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर गहन विवशतापूर्ण भाव थे। थोड़ी देर पहले कमलकांत ने उसे फ़ोन किया था और सिर्फ इतना कहकर कि वो उसे मिलने आ रहा था, फ़ोन काट दिया था। नलिनी जानती थी कि उसे कमलकांत से नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि कमलकांत का डेमोलो से सामना हो और कोई अप्रिय घटना घटे। कमलकांत कितना ज़िद्दी था वो समझ चुकी थी। उसे खुद से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश करके भी वो हार गई थी। करीब 10 मिनट बाद कमलकांत की जीप आकर रुकी। वो जीप से उतरकर मकान की ओर बढ़ा। नलिनी पेड़ों के साए से निकलकर उसके सामने आ खड़ी हुई। मैंने तुमसे यहाँ आने के लिए मना किया था, क्यों आए हो? फ़ौरन वापस चलें। फिर कमलकांत के चेहरे पर लगी खरोंचों और दाईं आंख तथा निचले होठ की सूजन पर निगाह पड़ते ही उसके मुंह से सिसकारी निकल गई। लेकिन अगले ही क्षण पुनः पूर्ववत स्वर में बोली, गो अवे, आई डोंट वांट योर हेल्प। कमलकांत ने उसकी बाह पकड़ ली। मैं अभी तुम्हारी मदद करने की खातिर यहाँ नहीं आया हूँ और तुम्हारी मदद के बगैर इससे अब मैं निकल भी नहीं सकता, कमलकांत ने कहा और नलिनी को खींचता हुआ सब बीच पर ले गया। किनारे से थोड़े फासले पर रुककर वो रेत में बैठ गया। उसके चेहरे पर निगाहें जमाते हुए पूछा, तुम अमरजीत नाम के किसी आदमी को जानती हो? नलिनी का चेहरा भावहीन था। नहीं, वो कौन है? बताता हूँ, पहले ये बताओ अपने पति से तुम्हारी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? उसी दिन जब वो तुम्हें मिला था। वो किसी खास टेलर से अपने कपड़े सिलवाता है? ये क्या सवाल हुआ? जवाब दो। वो किसी खास दर्जी से अपने कपड़े सिलवाता है? हाँ, चौपाटी की मशहूर टेलरिंग शॉप बर्मन एंड बर्मन से। तुम्हारे पति को मैंने कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे देखा था, इसलिए उसके कद बुद का सही अंदाज़ा नहीं लगा सका। कमलकांत अपनी उत्सुकता को दबाता हुआ बोला, क्या उसका कद 6 फुट से ज़्यादा और चौड़े कंधों वाला आदमी है? नहीं, उसका कद 5 फुट 7 इंच और उसके चौड़े कंधे वाला तो नहीं कहा जा सकता। अच्छा, उसके जूतों का क्या नंबर है? 7। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? कमलकांत समझ गया कि अमरजीत की वैन में मौजूद नए कपड़े और जूते भास्कर राव के नहीं थे। अमरजीत नामक एक आदमी टूरिस्ट के रूप में यहाँ मौजूद है, लेकिन मैं लगभग यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि मैंने उसे पहले भी देखा है और उसका बम्बई के अपराध जगत से रिश्ता है। मुमकिन है तुम्हारे पति जितना गहरा रिश्ता ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ है ज़रूर। जब तुम यहाँ आई थी और फिर भास्कर राव आ पहुँचा था, लगभग उसी दौरान ही अमरजीत आया था। मैंने उसकी वैन की तलाशी ली है। उसके पास 2 जोड़ी 9 नंबर के बिल्कुल नए जूते और 7 अलग अलग रंग के बिल्कुल नए सफारी सूट हैं। वे सारे सूट बर्मन एंड बर्मन के यहाँ सिए गए हैं। उनका साइज़ ना तो अमरजीत के कद बुद से मेल खाता है और ना ही तुम्हारे पति के कद और बुद से। नलिनी सहम गई। लेकिन लेकिन तुम्हें मुझे ये सब बातें क्यों बता रहे हो? मैंने आज दिन में अमरजीत को इधर आते देखा था। मेरा ख्याल है भास्कर राव उससे तुम्हारी निगरानी करवा रहा है। तुम मेरी फिक्र छोड़ो और इस झमेले से दूर रहो। कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैं इस झमेले से दूर नहीं रह सकता। मुझे बास्को और पीटर की हत्याओं का सस्पेक्ट नंबर 1 समझा जा रहा है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर मेरे खिलाफ तगड़ा केस बनाया जा चुका है। तुम उनके हत्यारे नहीं हो। कमलकांत ने हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ ली। तुम पहले भी ये कह चुकी हो। मैं जानना चाहता हूँ कि इतने ज़ोरदार ढंग से बार बार ये बातों को क्यों दोहरा रही हो और ऐसा क्यों कर रही हो? नलिनी निढाल सी रेत पर बैठ गई और समुद्र के शांत नीले जल को देखने लगी। क्या तुम इस सिलसिले को इसी तरह नहीं रहने दे सकते? नहीं, अगर तुम इन दोनों हत्याओं के बारे में कुछ भी नहीं जानती तो साफ साफ बता दो। हो सकता है तुम्हें अपने अंजाम की रत्ती भर भी परवाह ना हो,
लेकिन मैं किसी भी कीमत पर उस गुनाह की खातिर फांसी के फंदे पर लटकाए जाने का ज़रा सा भी रिस्क नहीं ले सकता, जो मैंने किया ही नहीं है। अगर तुम्हें बास्को और पीटर के हत्यारों की जानकारी है तो भगवान के लिए खामोश मत रहो। तुम्हारी खामोशी। अचानक कमलकांत चुप हो गया। उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हारी बेइज्जती की, तुम्हारा मखौल उड़ाया, तुम्हें खुद से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन तुम ज़्यादा करीब आते चले गए। अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। उसने कमलकांत के हाथ पकड़ लिए। तुम बहुत अच्छे आदमी हो। अगर तुम मुझसे दूर रखने होते तो तुम्हारे हाथों चेहरों की हालत नहीं होनी थी, और ना ही तुम पर 2 हत्याएं करने का शक किया जाता। तुम मुझ जैसी घटिया, सस्ती और बाजारू औरत की बेकार की बातें मत करो। कमलकांत झिड़कता हुआ बीच में बोला। नलिनी ने अभी तक उसके हाथ पकड़ रखे थे। यह असलियत है कमलकांत। बच्ची कुछ ही कमी मैंने भास्कर की बीवी बनकर पूरी कर दी। तुम भास्कर से तलाक ले सकती हो। तलाक? तुम समझते हो वो मुझे तलाक लेने देगा? नहीं। अगर उसे ज़रा भी शक हो गया ना कि मैं उससे दूर जाना चाहती हूँ तो वो मेरी जान ले लेगा। मेरी लाश समुद्र में फेंकवा देगा, जहाँ से कोई बरामद भी नहीं कर सकेगा। और वो पुनः रोने लगी। कमलकांत ने उसे बाहों के घेरे में समेट कर स्वयं से सटा लिया। ऐसा कुछ नहीं होगा, उसने कहा, और नलिनी का चेहरा ऊपर उठाकर उसकी गीली आंखों, गालों और होठों पर चुम्बन अंकित कर दिए। नलिनी कसमसाई, स्वयं को छुड़ाने की कोशिश की। फिर अचानक उसका प्रतिरोध खुद ब खुद खत्म हो गया। उसकी बाहें कमलकांत की गर्दन के आसपास लिपट गईं। उसकी बाहों का कसाव निरंतर बढ़ता जा रहा था और कमलकांत बेतहाशा उसे चूमने लगा। नलिनी की जिस्म की सिरहन, अव्यवस्थित होती जा रही सांसें, गालों पर आती जा रही गुलाबी रंगत और उसकी सांसें उसे बेकाबू किए दे रही थी। वासना का तूफान उन्हें तिनके की तरह उड़ाए लिए चला जा रहा था। उन्हें पता नहीं चल सका कि एक दूसरे का आलिंगन बंध के कब वे लुढ़क गए। अपने आसपास से बेखबर दोनों एक दूसरे में समा जाने के लिए छटपटा रहे थे। बस बस, बहुत हो चुका। अचानक डिमेलो की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। एक पल के लिए उनके जिस्म को लकवा सा मार गया। वे उसी तरह एक दूसरे की बाहों में बंधे पड़े रहे। फिर जैसे ही वास्तविकता का आभास हुआ, दोनों छिटक कर अलग अलग हो गए। ऊपर उठो। डिमेलो कमलकांत की पसलियों में बंदूक की नाल गड़ाता हुआ बोला। कमलकांत खड़ा हो गया। नलिनी अपनी अस्त व्यस्त मैक्सी को ठीक करने लगी। ऐश हो रही थी, मैंने आकर काम खराब कर दिया। बको मत। कमलकांत गुर्रा कर उसकी ओर बढ़ा। डिमेलो ने बंदूक की नाल उसकी छाती में गड़ा दी। पीछे हटो, बूढ़े ने तुम दोनों को बुलाया है। नलिनी खड़ी हो गई। हमें जाना पड़ेगा, वह बोली, और कमलकांत का हाथ पकड़कर इमारत की ओर चल दी। डिमेलो उनके पीछे पीछे चल दिया। इमारत में दाखिल होने के बाद सीढ़ियाँ चढ़ती हुई नलिनी बोली, पापा से बहस मत करना। कमलकांत चुप रहा। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर वो एक हॉलनुमा कमरे में दाखिल हुए। लकड़ी के तख्तों के फर्श वाला वो कमरा बेडरूम के अनुरूप था। बीच की और खुली खिड़की के पास व्हील चेयर पर एक करीब 60 साल का आदमी मौजूद था। उसके बाल बिल्कुल सफ़ेद थे और चेहरा हल्दी की भांति पीला। गर्मी के बावजूद उसके जिस्म का निचला हिस्सा कंबल से ढका हुआ था। उसके बड़े बड़े हाथों की मोटी उंगलियां एक मोटी बैंत की मूठ पर कसी हुई थी। उस मुद्रा में उसकी बाहों की मछलियां उभरी हुई थीं। वो मेजर पिंटो था और एक टक कमलकांत को घूर रहा था। कौन है ये? कमलकांत ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि मेजर ने उसे डपट दिया। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ। नलिनी, कौन है ये आदमी? ये बहुत अच्छा आदमी है। इसने? अच्छा, मेजर चिल्लाया और खिड़की की ओर इशारा किया। बीच पर रेत पर तुम दोनों की हरकतें मैंने खुद देखी हैं। चांदनी रात, समुद्र का किनारा, नर्म रेत पर फैले एक दूसरे की बाहों में बंधे 2 जवान जिस्म, मैंने सब कुछ देखा था। उसने डिमेलो की ओर सर हिलाया। कौन है ये आदमी? इसका नाम कमलकांत है सर। शहर से बाहर मेन रोड पर इसकी मोटर वर्कशॉप है। ये इतना अच्छा आदमी है कि बास्को का इससे झगड़ा हुआ, अब वो बेचारा इसकी वर्कशॉप के पीछे मरा पड़ा पाया गया। पीटर मछुआरा इससे मिलने गया था।
बाद में इसकी वर्कशॉप के पास अपने किश्ती में उसकी लाश पड़ी पाई गई। नलिनी से दूर रहना और मेरे घर के आसपास आइंदा फटकना भी मत, वरना डिमेलो तुम्हें शूट कर देगा। ये फिर कभी नहीं आएगा। मक्खियाँ गंदगी के ढेर पर ज़रूर आती हैं, इसलिए ये भी यहाँ ज़रूर आएगा। डिमेलो, अब ये यहाँ आए तो बेहिचक इसे शूट कर देना। और तुम अपने हाथों और चेहरों की हालत देखो, लगता है फेनी के नशे में धुत गुंडों के हाथों मार खाकर आ रहे हो। गुंडे? तुम सीआईडी वालों को गुंडे समझते हो? कमल, क्या उसी ने तुम्हारी? सीआईडी? हाँ, कमलकांत ने कहा और डिमेलो की ओर देखा। तुम भी होशियार है ना, मैंने सुना है कुछ अर्सा पहले तुम भी शराब की भट्टी चलाते थे। डिमेलो के जबड़े भिज गए। किससे सुना है तुमने? मैंने तो ये भी सुना है कि बास्को भी तुम्हारा साथी था, वो अपनी टैक्सी में शराब। मेजर ने जोर से अपनी पैर फर्श पर मारे। खामोश, ये क्या बकवास है डिमेलो? ये आदमी बेहद चालाक है, अपनी जान बचाने के लिए किसी और को फंसाने की कोशिश कर रहा है। मेजर ने कमलकांत को घूरा। मेरा भी यही ख्याल था। तुम मेरी बेटी को फंसाने की कोशिश कर रहे हो? आप जानते हैं मैं पहले ही फंस चुकी हूँ, ये इसमें कुछ नहीं कर सकता। बेवकूफ़ लड़की, अभी तक उस घन चक्कर डिसूजा के पास तुम्हारे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन ये मक्कार मैकेनिक बास्को का इस घर से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा है। कमलकांत की ओर अपनी बैत तान दी। यही बात है ना? नहीं, झूठे मक्कार, मैंने खुद अभी देखा था, तुम बीच पर मेरी बेटी को फुसलाकर उसका विश्वास पाने की कोशिश कर रहे थे। क्या ये भी झूठ है? हाँ। कमलकांत ने अपनी बैंत फर्श पर पटकी। मैं अपाहिज ज़रूर हूँ, लेकिन बेवकूफ़ नहीं। अपनी बेटी की खसलत को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये 16 साल की उम्र से ही मर्दों के नीचे भिसती चली आ रही है। तुमने इसकी कमजोरी भांप ली और... बस करो मेजर, कमलकांत दहाड़ा। अगर तुम अपाहिज ना होते तो मैंने तुम्हारी जबान खींच लेनी थी। तुम अपनी बेटी पर झूठी तोहमत लगा रहे हो। तुम जैसा कमीना आदमी मैंने कभी नहीं देखा। मैं थूकता हूँ तुम पर। और सचमुच मेजर के पैरों पर थूक दिया। डिमेलो, शूट दिस बास्टर्ड। इससे पहले कि डिमेलो अपनी दोनाली बंदूक को तान पाता, कमलकांत बाज की तरह झपटा और उसके हाथों से बंदूक छीनकर लाठी की तरह तान ली। डिमेलो हक्का बक्का सा खड़ा रह गया। डिमेलो, कमलकांत दहाड़ा, तुम गोली मार दिए जाने काबिल आदमी हो, लेकिन मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगा। बस थोड़ा सा सबक सिखाऊंगा ताकि आइंदा तुम तमीज़ से पेश आ सको। और बंदूक की बट का नप्पा तुला वार उसकी कनपटी पर जमा दिया। डिमेलो के कंठ से घुटी सी चीख निकली, फिर उसके घुटने मुड़े और वो फर्श पर ढेर हो गया। कमलकांत ने बंदूक एक तरफ फेंक दी। कम ऑन नलिनी, वो बोला और दरवाजे की ओर बढ़ा। नलिनी ने भी उसका अनुकरण किया। मेजर पिंटो की आंखें फटी की फटी रह गईं। इमारत से बाहर निकलने के बाद ही कमलकांत अपनी जीप के पास पहुंचकर रुका और पलटकर नलिनी की ओर देखा। सॉरी नलिनी, मैं तुम्हारे बारे में वो सब बर्दाश्त नहीं कर सका। अपाहिज होने के साथ साथ तुम्हारे बाप का दिमाग भी खराब हो गया लगता है। मैं समझता हूँ मेरी इस हरकत के बदले में अब वो दोनों तुम्हें परेशान करेंगे। पापा की बातें सुनने की मैं आदी हो चुकी हूँ। और वो कुत्ता डिमेलो, उसकी नस मेरे हाथ में है। मैं जानती हूँ शराब की भट्टियाँ वगैरह उसने कहाँ दबा रखी हैं। क्या सचमुच तुम्हारे पापा को नहीं मालूम कि डिमेलो शराब खींचता था? नहीं, लेकिन मेरा बाप भी वैसा दूध का धुला आदमी नहीं है जैसा कि वो नज़र आता है। जानते हो वो अपाहिज कैसे हुआ था? मोटर बोट से फिसल गया था। हाँ, मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। यह असलियत मरने से कुछ महीने पहले मेरी माँ ने मुझे बताई थी। आर्मी से रिटायर होने के बाद जब मेरा बाप स्थायी रूप से यहाँ रहने लगा तो उसने फ़िशिंग का धंधा शुरू किया। अपनी करीब करीब सारी जमा पूंजी लगाकर इसने एक मोटर बोट खरीदी। उसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी। उन दिनों बम्बई में कड़ी नशाबंदी थी और गोवा से बड़ी भारी तादाद में शराब स्मगलर करके वहाँ ले जाई जाती थी। मेरा बाप शराब की स्मगलिंग करने वाले एक गिरोह से में शामिल हो गया था। हमारा घर स्मगलर की जाने वाली शराब का बाकायदा स्टोर बन गया। दमन और दीप से भी लाकर शराब यहाँ रखी जाने लगी। मेरी माँ के अलावा किसी को इस सिलसिले का पता नहीं था। उसे ऐसे कामों से सख्त नफरत थी।
वो बेचारी ये सब देखकर मन ही मन घुटती रहती थी और इसी घुटन की वजह से वो बीमार पड़ गई और कई साल तक बीमार रहने के बाद आखिर चल ही बसी। खैर, जिस दिन मेरा बाप मोटरबोट से फिसला उसकी दोनों टांगों में पैरालिसिस हुआ और वो बम्बई शराब पहुंचाकर लौट रहा था। रास्ते में पुलिस ने उसका पीछा किया। मोटरबोट की रफ्तार बहुत तेज़ होने की वजह से पुलिस जब उसे घेर नहीं सकी तो उन्होंने गोलियां चलाई और मेरे बाप का साथी मारा गया। मेरा बाप आतंकित हो गया था। जब वो यहाँ पहुँचा तो उस वक्त वो इतना घबराया हुआ था कि मोटर बोट को सही ढंग से घाट पर नहीं लगा सका। इसी घबराहट में जब वो मोटर बोट से उतरा तो फिसल गया और उसके सर में इतनी गहरी चोट आई कि उसकी स्पाइनल कॉर्ड पर भी आघात पहुँच गया। उसे बम्बई ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसकी जान तो बचा दी, लेकिन उसकी दोनों टांगें बेकार हो चुकी थी। दिलचस्प बात यह है कि शहर में आज तक भी इस बात की जानकारी दो एक आदमियों को ही है। मेरे बाप को सब शरीफ, ईमानदार और खुदा का खौफ खाने वाला आदमी समझते हैं। इतने साल गुजर जाने के बाद भी मेरा बाप डरता है कि उसकी कारगुजारी का लोगों को पता न लग जाए। इतनी पुरानी और गई गुजरी बात से डरने की क्या तुक है? कमलकांत ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। मैंने जो कुछ कहा है उसका बड़ा पक्का सबूत मेरे पास है। अचानक कमलकांत के दिमाग में बिजली की भांति एक विचार कौंध गया। शराब की स्मगलिंग करने वाले उस गिरोह का सरगना शमशेर राणा तो नहीं था? नलिनी का चेहरा फक पड़ गया। उसकी आंखों में डर झलकने लगा। तुमने उसका नाम कैसे ले लिया? क्योंकि उन दिनों गोवा से बम्बई शराब की स्मगलिंग करने वाला सबसे बड़ा गिरोह उसी का था। अब मेरी समझ में भी वो सब कुछ आ गया कि स्थानीय वकील गोमेश ने भी उस दौर में उन स्मगलरों के लिए कुछ काम किया था और यहाँ से बम्बई जाने से पहले तुम गोमेश के लिए काम करती रही थी। अब गोमेश उन कागजात को ढूंढ रहा है जिसका ताल्लुक शमशेर राणा से था। अगर मेरा विचार गलत नहीं है तो उन कागजात में मेजर पिंटो का नाम भी होगा, इसलिए तुमने उन्हें गोमेश के सेफ से निकाल लिया था। नहीं, मैं... झूठ मत बोलो। क्या था उन कागजात में? कोई लिस्ट थी? मैं कुछ नहीं ले गई थी, यकीन करो। उस लिस्ट में भास्कर का भी नाम रहा होगा। तुम क्योंकि ग्लैमर और थ्रिल की दीवानी थी, इसलिए उसी के दम पर ब्लैकमेल करके तुमने भास्कर को शादी के लिए तैयार कर लिया था। उफ, हे भगवान! नलिनी अपने चेहरा हाथों से छिपाकर सिसकती हुई बोली। अगर मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं कमल, तो क्या तुम वादा करते हो कि इस बखेड़े से दूर रहोगे? पहले तुम मुझे सच्चाई बताओ। मैं गोमेश की सेफ से कागजात नहीं, सिर्फ एक कागज़ ले आई थी। वो कागज़ गोमेश के पास कहाँ से और कैसे आया मैं नहीं जानती। उस कागज़ में 16 आदमियों के नाम और पते लिखे हुए थे। वो सब गोवा, दमन और दीव के हैं। आज की तारीख में उनमें से 9 आदमी बड़े ही इज्जतदार बिजनेसमैन हैं। बाकी 6 राजनीति में सक्रिय हैं, जिनमें 2 अब संसद सदस्य हैं, एक पहले रह चुका था, और बाकी 3 की गिनती गोवा के प्रमुख लीडर्स में होती है। लेकिन उस कागज़ की असली अहमियत ये है कि वो खुद शमशेर राणा के हाथों का लिखा हुआ है और कागज़ पर तारीख के साथ साथ उसके साइन भी मौजूद हैं। तुम उस कागज़ को क्यों लेकर आई थी? क्योंकि उनमें 16वां नाम मेरे बाप का भी है। मुझे डर था कि अगर वो कागज़ गोमेश के हाथों से निकलकर किसी और के कब्ज़े में चला गया तो वो उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब तुम अपने बाप को बदनामी से बचाना चाहती थी? नहीं, अपनी माँ को। शिवोली के लोग मेरी माँ को आज तक देवी समझते रहे हैं, लेकिन इस बात के खुलने पर उस पर भी कीचड़ उछाला जाना था, क्योंकि उन दिनों वो जिंदा थी। मैं उस कागज़ को नष्ट करना चाहती थी, लेकिन ना जाने क्यों कभी कर नहीं सकी। शायद इसकी वजह ये थी कि मैं अपने बाप की बदमिजाजी और घटियापन पर काबू पाए रखना चाहती थी, और भास्कर पर भी। नलिनी ने आहत भाव से उसकी ओर देखा। तुम समझते हो उस जैसे आदमी को शादी के लिए ब्लैकमेल किया जा सकता है? कमलकांत को मानना पड़ा, भास्कर जैसा शैतान नलिनी की ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं बन सकता था। नलिनी से उसकी शादी करने की इकलौती वजह शायद ये थी कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और शायद इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी उसकी ज़िंदगी में नहीं आई होगी, जैसे कि खुद उसने भी ऐसी हसीना पहले कभी नहीं देखी थी। नहीं, भास्कर का नाम उस लिस्ट में नहीं है। उस ज़माने में तो शमशेर राणा ने उसका नाम तक भी नहीं सुना होगा। उन दिनों वो दिल्ली के किसी स्कूल में दादागिरी करता रहा होगा। अब वो लिस्ट कहाँ है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी।
अगर उसकी वजह से कुछ मेरा अहित हो सकता है तो मैं नहीं चाहती कि वही अहित तुम्हारा भी हो। उसको नष्ट कर दो। नहीं, अगर 20 साल पुरानी वो लिस्ट आज भी गोमेश के लिए अहमियत रखती है तो उसकी कोई वजह तो होगी, और वो वजह मेरे लिए भी अहमियत रखती हो सकती है। मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी, अब तुम वादा करते हो? नहीं, कमलकांत दृढ़तापूर्वक बोला, क्योंकि मैं पहले ही इस बखेड़े में गले तक फंस चुका हूँ। तुम जानती हो बास्को और पीटर की हत्याएं किसने की है? नलिनी का चेहरा पुनः सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखों में आतंक झलक आया। अपने मनोभावों को छुपाने के लिए वो आंखें मलने लगी। नहीं, बड़ी मुश्किल से उसने कहा। तो फिर तुमने बड़े जोरदार ढंग से ये क्यों कहा था कि वो हत्याएं मैंने नहीं की थी? क्योंकि मुझे मामूली भी सी ऐसी कोई वजह नज़र नहीं आती कि तुमने ऐसे किया होगा। कमलकांत चंद क्षण खामोश खड़ा उसके खूबसूरत चेहरे को निहारता रहा। मेरी एक बात मानोगी नलिनी? क्या? भास्कर से तलाक लेकर मेरे साथ शादी कर लो। तुम नहीं जानते क्या कह रहे हो तुम? मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू नलिनी। कमल, हो डार्लिंग। नलिनी ने उसके कंधे पर सर टिका दिया। मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती थी। फिर अचानक वो उससे दूर हो गई। लेकिन ये नहीं हो सकता। वो मुझे तलाक नहीं देगा। क्यों? इसलिए कि वो मुझे बीवी नहीं अपनी जायदाद समझता है। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि ऐसी नौबत आने से पहले ही मेरी जान ले लेगा। तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए जगह है? मैं उससे नफ़रत करती हूँ, और उससे ज़्यादा खुद से नफ़रत करती हूँ कि उससे शादी क्यों की। नलिनी पश्चाताप भरे स्वर में बोली, तुमने ठीक कहा था। मैं ग्लैमर और थ्रिल की दीवानी थी। मैं ऐश भरी ज़िंदगी गुजारने की तलबगार थी। लाख ठोकरें खाने के बाद भी